हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल फाइनेंशियल रेशियोज, यानी कि हमने प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस किए थे असेट साइड एंड द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक टर्म्स को लेकर बैठाई कि किस तरह क्या मतलब होता है उन टर्म्स का, वो देखा हमने वहां पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर एक टर्म की होनी चाहिए, तो उससे आप इजीली बैलेंस शीट रीड कर सकते हो किसी भी कंपनी किसी भी बैंक की। और एक बार आप बैलेंस शीट रीड करना सीख गए किसी भी बैंक की किसी भी कंपनी की, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ये डिसीजन लेने के लिए। बट उन 2 वीडियोस के बाद आज जिस वीडियो जो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ऐसी 5 चीजें आज लेंगे जिन्हें हमें देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। जो 5 चीजें होने वाली है, सबसे पहले तो होगा आपका करंट रेशियो, यानी करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो देखने वाले हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे डेट के बारे में कि कंपनी के पास कैसा डेट होना चाहिए, उधार कितना होना चाहिए। और फिर हम देखने वाले हैं कि जो असेट साइड में टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं उनमें कितना बैलेंस होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के वीडियो का, जिसे हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटीज अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो वो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके इन्वेस्ट करने का डिसीजन भी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हम आज के वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज, यानी इन दोनों के बीच में क्या रेशियो मेंटेन होना चाहिए और इस रेशियो का क्या मतलब है और ये देखना क्यों जरूरी है और ये कंपनी या बैंक के बारे में हमें क्या बताता है, ये सारी चीजें आज हम इस रेशियो को देख के समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि देख रहे हो आप, रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज है, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आपको समझना की बात है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस की 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमने करंट लायबिलिटीज पार्ट 1 में देखे हैं, करंट एसेट्स हमने पार्ट 2 में देखे हैं कि वो होते क्या है। इनमें एक सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों ही चीजों का किसी का बेनिफिट तो किसी को पे ऑफ करना है, पर विद इन अ ईयर, यानी दोनों ही चीजों का सेट ऑफ हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर, करंट एसेट्स का भी करंट लायबिलिटी का भी। करंट एसेट्स से हमको जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे, करंट लायबिलिटीज से जो हमको पे ऑफ करनी है वो भी हमें 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी पड़ती है। ठीक है, चलो अब है कि करंट एसेट्स में इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, तो कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड डेटर्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कैश, क्योंकि वो कैश जितना भी कंपनी के पास पड़ा है, ये सारी चीजें हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कंपनी के पास रहने वाली हैं, वो एसेट की तरह, या 1 साल के अंदर अंदर उनके बेनिफिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसका जो रिटर्न मिलने वाला है वो हमें 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न मिल जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, इन्वेंट्रीज तो यू ऑल नो दैट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन्वेंट्रीज के बारे में तो अच्छे से, कि बैलेंस शीट में किस चीज की इन्वेंट्रीज दिखती है, हमेशा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज दिखती है। ट्रेड डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हमने उधारी पे गुड्स दे रखे हैं और उनने अभी पैसा नहीं दिया है बट वो देने वाले हैं, विद इन अ ईयर वो हमें इस चीज के पैसे दे देंगे, तो हमारे एसेट हो गए एक तरह से। ठीक है, क्योंकि उनसे हमें बेनिफिट जो है, पैसे जो है मिलने वाले हैं विद इन अ ईयर। तो ये सारी चीजें आपको करंट एसेट्स में देखने को मिलती होंगी। करंट लायबिलिटीज में क्या मिलते हैं आपको, शॉर्ट टर्म लोन्स और ट्रेड क्रेडिटर्स, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, और बाकी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द प्रीवियस वीडियो। तो ये मेजरली आपको लोन्स, जो छोटे मोटे पीरियड के लिए लोन ले रखे हैं किसी कंपनी ने या किसी बैंक ने, जो उन्हें 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करने। एंड नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, कि कंपनी ने या बैंक ने किसी से उधारी पे कुछ ले रखा है जो जिसका पैसा उन्हें वापस करना है, विच इज ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ये दोनों चीजें होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। चलो, बेसिक चीज तो हमें वैसे भी समझ में आ गई थी, हमने एक बार और उसको एक तरह से रिवाइज कर लिया कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होते क्या हैं। अब इनका रेशियो क्या होता है, रेशियो ये बोलता है कि आपके पास जितने करंट एसेट्स हैं उनमें से ही पे होनी चाहिए आपकी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपके पास जितने भी करंट एसेट्स हैं उन्हीं में से पे होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज। अगर करंट लायबिलिटीज पे हो रही है
मतलब कोई भी चीज आपके लॉन्ग टर्म की चीजों में से पे हो रही है तो वो एक अच्छी बैलेंस शीट नहीं मानी जाती। जैसे कि योर करंट एसेट मस्ट बी सफिशिएंट इनफ टू लिक्विड इनफ टू पे दी करंट लायबिलिटीज। आपके पास इतने करंट एसेट्स होने चाहिए कि आपकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं वो सब पे ऑफ हो सके। आपके पास इतने करंट एसेट्स होने चाहिए, किसी भी कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स होने चाहिए कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को उन्हीं करंट एसेट्स में से पे कर सके व्हेन दे बिकम ड्यू। पेइंग करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स, हमारे पास जो अच्छा मतलब हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारी, जो बड़ा पैसा जोड़ के रखा है कुछ बड़ी चीजों के लिए, उनको उनमें से हम निकाल रहे हैं पैसा और करंट लायबिलिटीज में जाके पे कर रहे हैं, वो एक सही बैलेंस शीट नहीं है, वो एक सही कंपनी ही नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको अपने शॉर्ट टर्म लोन्स पे ऑफ करने हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आपने छोटे मोटे लोन्स ले रखे हैं वो आपको पे ऑफ करने हैं और आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करा कि अपना एक प्लांट बेच दिया, आपने एक मशीनरी बेच दी, उसमें से जो पैसा आया फिर आप पे ऑफ कर पाए। करंट एसेट्स में से भी आप पे ऑफ नहीं कर पाए, बट आपको क्या करना पड़ा, अपना एक प्लांट बेचना पड़ा और फिर आपने वो करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करी। तो इससे क्या समझ में आया कि आपने एक बड़ी चीज अपना नॉन करंट एसेट, अपना फिक्स्ड एसेट बेचा और फिर आपने एक छोटा सा लोन पे ऑफ करा। तो ये बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। वही हम कह रहे हैं, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म फंड का यूज करके अपनी सिर्फ करंट लायबिलिटीज को सेट ऑफ कर रहे हो या उन्हें पे ऑफ कर रहे हो तो वो बैलेंस शीट अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये चीज हमें बताता है करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी रेशियो कि आपके कितने एसेट्स क्या इनफ हैं जो आपकी करंट लायबिलिटीज को पे कर पा रहे हैं। तो ये आपको ऑब्वियसली सारे बैलेंस शीट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी चीज करने से, आप कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हो, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देखोगे ना कि भाई ये कंपनी इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि अपने करंट एसेट में से ही करंट लायबिलिटीज को पे कर रही है। ऐसा तो नहीं कि ये छोटे छोटे लोन को भी अपनी मशीनरीज प्लांट्स बेच के पे कर पा रही हो। अगर ऐसी कंपनी में गलती से आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज आपको यहां फायदा देगी कि आप अगर करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी रेशियो देख लो। अब आपको दोनों टर्म्स क्लियर है, रेशियो भी क्लियर है, तो आपका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ बैड बैलेंस शीट मैनेजमेंट। नॉर्मली करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 1.5 से 3.0 कंसिडरेबल होता है। अगर इतना रेशियो मेंटेन करके चल रही है कोई कंपनी तो दैट्स गुड। ओके, बिलो 1.5, अगर 1.5 से भी कम है तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, वो गलत सिचुएशन है। कंपनी अपने चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है, वो एक कंपनी जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पा रही है, तो हम इस कंपनी में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। करंट रेशियो अगर 3 से ज्यादा है तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, तो वो चीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, सब हो रहा है, तो आप वहां उस कंपनी को देख सकते हो ऑब्वियसली कि वो 3 से भी अच्छा मेंटेन कर पा रही है। और 1.5 से 3 है तो भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट 1.5 से कम जा रहा है तो फिर एक ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बाकी आपको क्लियर ही हो गया कि ये रेशियो बताता क्या है और इसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई है वो तो ऑलरेडी क्लियर थी आपको, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें बैलेंस शीट के अंदर से हेल्प करता है, उसमें से जब निकल जाता है तो ये चीज हेल्प करती है कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले डिसीजन लेने में। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट चीज है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एसेट टर्म क्लियर होना चाहिए। एसेट टर्म को हमने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं जहां पे हमने एसेट को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, एसेट्स जो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट्स देते हैं, पर अब वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं तो बेनिफिट लेना किसे आना चाहिए, एक कंपनी को आना चाहिए। ओके, तो बेनिफिट कैसे लेंगे, जब वो उसको अच्छे से एफिशिएंट वे में यूज कर रहे हैं। तो ये रेशियो हमें यही बताता है कि अब जो कंपनी है वो अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूज कर पा रही है कि नहीं, एफिशिएंटली यूज कर पा रही है कि नहीं, यही बताता है हमें एसेट टर्नओवर रेशियो। दिस इज द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट एंड इज मेजर as the ratio of your net sales to your total assets। तो ये आपकी एफिशिएंसी, जैसे कि मैंने बताया कि एफिशिएंसी देखता है कि कितना आप अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूज कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी प्रॉपर यूज कर रही है कि नहीं कर रही। कंपेयर किससे करती है एसेट को, वो कंपेयर करती है सेल से, कि आपकी जो सेल्स हो रही है उतना एसेट यूज हो रहा है पर आपकी सेल्स उतनी प्रॉपर हो भी रही कि नहीं। सेल्स प्रॉपर ही नहीं हो रही है तो एसेट का यूज होना बेकार है, यानी आप अपने एसेट को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो
अगर एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो वो एक अच्छी सिचुएशन होगी, यानी कि आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो, और कम है तो यानी आप अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हो। तो जो कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूज करके सेल्स जनरेट ही नहीं कर पा रही, तो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं जब वो अपने ही एसेट को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है। तो इसलिए ये रेशियो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज में आता है, जो हमें बैलेंस शीट में से निकल के मिलता है कि भाई ये चीज हमें हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो high asset turnover ratio tend to have a higher ROEs and therefore tend to get a better valuation in the market। अगर आप अच्छे से एसेट यूज करोगे तो आपकी ROE ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट, एंड टेन टू गेट, आपको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा मार्केट में भी। लोएस्ट टर्नओवर रेशियो नॉट ओनली इंडिकेट द वीक सेल्स कन्वर्जन बट आल्सो इनएक्टिव ऑफ अ लार्ज एसेट बेस दैट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्टिव। ये बताएगा आपको, ये तो बताएगा ही कि आपके एसेट्स प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहे हैं इस कंपनी का, ये भी बताएगा कि इस कंपनी ने कितने सारे ऐसे वेस्टफुल एसेट रख रखे हैं जो इनकी सेल्स जनरेट ही नहीं कर पा रहे। तो यानी कि एक तरह से कंपनी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि इसको कौन से एसेट यूज में रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर वे में अपनी सेल्स जनरेट ही नहीं कर पा रही है। सो एसेट टर्नओवर रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। करंट लायबिलिटी करंट एसेट की तरह ही एसेट टर्नओवर रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। क्या बताता है कि एसेट प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कंपनी से कि नहीं हो पा रहे हैं, और कंपनी के पास इनएक्टिव यानी फालतू के एसेट्स तो कंपनी ने नहीं रख रखे हैं, क्योंकि दोनों ही चीजों में जो सेल्स है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रही है एसेट से, तो ये दो ही रीजन हो सकते हैं। तो वो दो रीजन आपको क्लियर हो जाते हैं अगर एसेट टर्नओवर रेशियो किसी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कम है तो। ठीक है, तो यहां से आपको हेल्प मिल जाती है इन केस ऑफ एसेट टर्नओवर रेशियो। अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो इन्वेस्ट करने का, तो आपको एसेट टर्नओवर रेशियो देखना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? So next after asset turnover ratio is what is the size and cost of the debt। हमने जो देखा था डेट के बारे में ऑलरेडी बैलेंस शीट में, अब हमें ये देखना इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट में कि साइज क्या है डेट का। अब ये साइज क्या होता है, तो अगर आपके किसी भी कंपनी के पास डेट तो होता ही है, डेट यानी कि कोई लोन ले रखा होगा, कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको दो चीजें देखना बहुत जरूरी है, विच इज साइज एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट। अब साइज क्या होता है, साइज यानी कि अमाउंट ऑफ लोन, साइज यानी कि अमाउंट ऑफ लोन, यानी कितना लोन ले रखा है इस कंपनी ने। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लोन ले रखा है या ये बैंक ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है कि ये आगे पे ऑफ ना कर पाए, तो क्या इसकी सिचुएशन है कि ये इतना अमाउंट ऑफ लोन इसके पास है, इतना साइज है इसके पास लोन का, डेट का, तो ये पे ऑफ कर भी पाएगा कि नहीं, या अमाउंट ऑफ लोन कुछ ज्यादा ही है ये पे ऑफ नहीं कर पाया, तो हम ये चीज को देख के ही इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यस, तो साइज ऑफ डेट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले, राइट। तो ये हो गया पहली चीज, तो अमाउंट ऑफ लोन। कॉस्ट से क्या मतलब होता है कि द इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, जो लोन लेती है कंपनी वो इंटरेस्ट पे करती होगी, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी ने बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई लोन ले रखा है जो कि काम का भी नहीं है। इतना हाई अमाउंट, अगर वो इतना पैसे के लिए इतना सारा पे कर रहे हैं, इतना हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आगे जाके कंपनी को लॉस हो सकता है, घाटा हो सकता है और हमारा पैसा डूब भी सकता है। तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये दो चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है, साइज एंड द कॉस्ट ऑफ द डेट। अब आपको ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ये कहाँ से मिलता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पीएनएल में जाके आप देखोगे तो पीएनएल में किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है वहां पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट पे कर रही है कोई कंपनी, कोई बैंक, जो लोन उन्हें, जो डेट उन्हें ले रखा है उसके लिए। तो दोनों ही चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है देखना बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बैंक और इन एनी कंपनी। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सॉल्वेंसी एंड द फाइनेंशियल विजिबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग रन। यानी कि एक फाइनेंशियल, हम अगर लॉन्ग टर्म से देखें किसी कंपनी में, किसी बैंक में इन्वेस्ट करने का, तो उसका जो उसका फाइनेंशियल फेस है वो हमें दिख जाएगा थ्रू दिस कि हाँ इतना लोन ले रखा है, इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इतना लोन है और अच्छा खासा लोन भी ले रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको प्रॉपर यूज
हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उस पर इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, विच इज दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर लोन का अमाउंट ज्यादा भी है पर इंटरेस्ट का अमाउंट कम है तो इट्स ओके ना कि कम इंटरेस्ट में उनको इतना सारा लोन मिल गया, तो वो अच्छी बात है। बट लोन भी ज्यादा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा पे कर रहे हो, वो एक अच्छी बात नहीं है। तो ये चीजें आपको थोड़ा देख कर किसी कंपनी या बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो थर्ड नंबर की इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बैलेंस शीट में देखनी है वो है कि कितना साइज ऑफ कॉस्ट है और कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ द डेट पे कर रहा है कोई कंपनी या फिर कोई बैंक। ठीक है, चलिए आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग इज द कंपनी फोकसिंग ऑन टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स। अब ये दोनों ही टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस वीडियोस, जहां पे हमने टैंजिबल एसेट्स भी देखे हैं और इनटैंजिबल एसेट्स भी देखे हैं कि दोनों ही क्या होते हैं। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जो कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, मशीनरी, लैंड्स, बिल्डिंग एंड ऑल। और इनटैंजिबल एसेट्स जो ना ही हम टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, बट इट्स वेरी मच वैल्यूएबल, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड नेम एंड ऑल। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनटैंजिबल एसेट्स होती हैं। अब हमें ये देखना है कि कंपनी किस पे ज्यादा फोकस कर रही है, अपने टैंजिबल एसेट्स पे या अपने इनटैंजिबल एसेट्स पे। दोनों ही एसेट्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। टैंजिबल एसेट्स जितने इंपॉर्टेंट उतने ही इंपॉर्टेंट इंटैंजिबल एसेट्स भी हैं। बट किन कंपनीज के लिए इंटैंजिबल एसेट्स अच्छे होते हैं या किन कंपनी को इंटैंजिबल एसेट्स इनके पास ज्यादा होते हैं और इनमें कैसे बैलेंस बनाए रखना है, आपको मेजरली ये देखना है कि कंपनी ने दोनों ही चीज में बैलेंस बना के रखा है कि नहीं। बिकॉज इंटैंजिबल एसेट्स यू नो कि ये क्या होते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ब्रांड नेम, दैट्स ऑल। तो दैट कैन गेट अ लिवरेज टू गेट अ बेटर वैल्यूएशन इन द मार्केट। अब अगर आपके पास ब्रांड नेम है, किसी कंपनी का ब्रांड नेम है, तो ऑब्वियसली मार्केट में उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। अगर हम नाइकी हो गया या कोई भी ब्रांड नेम हो गया, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ी रहती है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यूएशन का आपको मार्केट में बहुत, एप्पल है, अब एप्पल का सिर्फ ब्रांड नेम है कि उसकी जो वैल्यूएशन है मार्केट में हमेशा बड़ी भी मिलती है बाकी रेदर देन अदर कंपनीज जो कि मोबाइल फोन्स बनाती हैं या लैपटॉप्स बनाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड नेम है। तो ये चीजें ये होती है ब्रांड की वैल्यू जो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ा देती है। जिस भी कंपनी के पास ब्रांड नेम होगा, गुडविल होगी, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली मार्केट में कैसी होगी, बड़ी हुई होगी। तो वहां हमें इन्वेस्ट करने से फायदा मिलेगा, राइट। अब बट हमें उनके इनटैंजिबल एसेट्स को भी चेक करना और टैंजिबल एसेट्स को भी चेक करना जरूरी है कि दोनों के बीच में बैलेंस है कि नहीं है। नॉर्मली दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मा, एफएमसीजी कंपनीज में आपको ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या चीजें, इनटैंजिबल एसेट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। वहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे चले जाओ, टेक्नोलॉजी कंपनीज पे चले जाओ, वहां पे आपको टैंजिबल एसेट्स भी देखने को उतने ही मिलते हैं, राइट। तो आपको दोनों चीज आपको देखने को तो सब जगह मिलेगी, बट वो जो बैलेंस है वो देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के पास टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स में बैलेंस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के पास बहुत टैंजिबल एसेट्स हैं बट इनटैंजिबल एसेट्स का नामो निशान नहीं है, और इनटैंजिबल एसेट्स तो काफी हैं बट टैंजिबल एसेट्स जो होने चाहिए वो भी नहीं है। तो ये चीजें आपको देखनी जरूरी है, ठीक है। और जो जब कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो कंपनी मर्जर यानी एक्विजिशन यानी उसको बेचना है या अपने आप उस कंपनी को किसी कंपनी के साथ दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना है, उस टाइम पे जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो वो चीजें भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट्स नथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखना जरूरी होता है कि टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स में कंपनी ने बैलेंस बना के रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। चलो आफ्टर दिस The last but not the least and the most important thing जो हम एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो है गेट अ हैंग ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटीज। आपको कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। अब इस टर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए बैलेंस शीट, क्योंकि जब मैंने बैलेंस शीट समझाई थी तब लायबिलिटी साइड में हमने कंटिंजेंट लायबिलिटीज नहीं पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं डिस्कस होना जरूरी था। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो आने वाले टाइम में हो सकती हैं, दैट आर नोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तभी उन्हें कंटिंजेंट बोलते हैं। वो भी हुई नहीं है पर वो हो सकती हैं। फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी थी ABC कंपनी। ये जो कंपनी थी इसने एक केस लड़ रही थी कोर्ट में, वो केस ये हार गई, ठीक है। वो केस ABC कंपनी हार गई। अब वो जब वो केस हार गई है तो इसका जो लॉस हुआ है, उसकी जो लायबिलिटी आई है
उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, क्योंकि वो केस जीत भी तो सकती थी। हमें नहीं पता था कि वो कंपनी जो है वो केस हारने ही वाली है। अब एकदम से ये नुकसान हो गया कि वो केस हार गए और काफी सारा अमाउंट जो है उस लाइबिलिटी का उन्हें पे करना पड़ेगा। जो वो केस हारी है, किसी भी चीज का नुकसान हो सकता है। और ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस लाइबिलिटी का कोई भरोसा नहीं होता, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। बाय चांस एबीसी लिमिटेड अगर जीत जाती, अगर एबीसी लिमिटेड जीत जाती तो कोई लायबिलिटी अराइज ही नहीं होती ना, कोई लायबिलिटी अराइज ही नहीं होती। तो इन दैट केस अब हमें क्या देखना है कंपनी में? सो हमें देखने हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जो आपको बैलेंस शीट के नीचे मिल जाएंगे किसी भी कंपनी के नोट्स टू अकाउंट्स। वहां पे कंपनी अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी मेंशन करती है और बताती है कि किस चीज की है। उसके देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कंपनी की इतनी बड़ी कंटिंजेंट लायबिलिटीज और बाय चांस ये लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी बन गई तो कंपनी जो है बहुत बड़े घाटे में जा सकती है। तो वो चीज हमें देखकर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। These are also referred to as of balance sheet liabilities। ये as of balance sheet liabilities में जो हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हमने देखी हुई है उसी का एक पार्ट होती है। दे आर नॉट शोन एज अ लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट बट कैन बिकम द लायबिलिटीज। एज आई टोल्ड यू, ये लायबिलिटीज शो नहीं करते इन लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में, बट ये बन सकती हैं लायबिलिटीज, जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, ओके। These are normally shown as the separate item under the notes to accounts। कहाँ पे शो होती है मैंने आपको बता दिया कि notes to accounts में आपको देखने को मिलेंगी। These includes pending legal cases, risk of open derivative positions, etc। कोई legal case चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको example दिया, similarly to that। One must also read the auditor's report for any qualifications about the non-presentations of the contingent liabilities। अब कंपनीज क्या इसमें फ्रॉड कर सकती हैं? कोई भी कंपनी होती है कि भाई ऑब्वियसली अगर उसने बड़ी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज अपने नोट्स टू अकाउंट में दिखा दी तो कोई भी उनके इन्वेस्ट करने में से डगमगा सकता है। तो वो डगमगाए ना तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज दिखाते ही नहीं है। तो आपको क्या करनी है, आपको ऑडिटर रिपोर्ट भी पढ़नी है उस केस में। आप ऑडिटर रिपोर्ट एक बार पढ़ लो। अगर ऐसा नॉन प्रेजेंटेशन में लिखा रहता है कि इनकी कंपनी में कंटिंजेंट लाइबिलिटी है बट ये कंपनी शो नहीं कर रही है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है। एंड वी हैव सीन इन द केस ऑफ Enron where the undisclosed liability of the faulty derivative transactions, यानी एक कंपनी थी एनर्जी कंपनी जिसमें क्या हुआ था उस केस में कि उन लोगों ने नहीं बताया था कि उनकी कंटिंजेंट लायबिलिटी उन्हें छुपाया था, उन्हें प्रेजेंटेशन ही नहीं दी थी उसकी। और एट द एंड क्या हुआ, बैंक जो कंपनी थी जब वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बन गई तो बैंक कंपनी जो थी वो बैंक करप्ट हो गई। इतना बड़ा नुकसान हो गया कि बैंक करप्ट ही हो गई। तो ऐसा होता है जब कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाती है। तो कभी हमारे आंखों से छूट गई वो चीज देखनी तो हम कितने बड़े नुकसान के भागीदार बन सकते हैं। तो इसीलिए बिफोर इन्वेस्टिंग हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी पता होनी चाहिए कि कंपनी पे कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो नहीं है। आपको कहां से चेक करना है, नोट्स टू अकाउंट चेक करना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट चेक करना है, तो आप क्लियर हो जाओगे कि कंपनी के पास कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि नहीं है। क्लियर टू दैट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमें आज के वीडियो में डिस्कस करना था, विच इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि आपको क्या क्या चीजें देखनी थी। उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज जो कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आपको देखनी है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हम बैलेंस शीट में उठा के देख सकते हैं? करंट रेशियो, यानी कि करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, कितना डेट, कॉस्ट और साइज ऑफ द डेट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपके टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट में प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंटिंजेंट लायबिलिटी किसी कंपनी के पास है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी में ये चीजें किस तरीके से करी जा रही है, किस जगह से प्रेजेंट की जा रही है, किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है। क्लियर? ओके। सो विद दिस हमारा जो आज का वीडियो था, आज का जो सेशन था वो होता है कंप्लीट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपके लिए सेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेशन देखिए। आई होप यू ऑल एंजॉयड दैट और आपकी कहीं ना कहीं इस सेशन से हेल्प भी हुई होगी। तो मिलेंगे हम कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू।